मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। हमने पिछली कक्षा में कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसी को कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली और इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेल मेम्ब्रेन। और हमने बताया था कि ये क्या करती है, कोशिका के चारों ओर आवरण बनाती है और बाह्य आवरण से कोशिका को अलग करती है। ये कोशिका है और कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो क्या करती है, कोशिका को बाह्य आवरण से अलग करती है। ये कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन ये बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड, यानी कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, वसा और प्रोटीन की बनी हुई है। और ये क्या करती है, चयन करती है पदार्थों का कि किन को तो आने देगी और किन को नहीं आने देगी। तो चयन के हिसाब से पदार्थों को आने और जाने देती है। कुछ पदार्थ ही आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर नहीं आ जा सकते, इसलिए इसे वर्णात्मक या चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। वर्णात्मक या चयनात्मक झिल्ली। कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पोर्स पाए जाते हैं। इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, विसरण होता है कि ऑक्सीजन गैस आती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, यह होता है गैसों के विसरण द्वारा, यानी कि विसरण प्रक्रिया द्वारा। और विसरण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। इसी प्रकार से कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली द्वारा H2O का, वाटर का भी आदान प्रदान होता है। जल भी कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर आता जाता है और यह क्रिया होती है परासरण। परासरण की क्रिया के द्वारा जल कोशिका के अंदर और बाहर जाता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा, चयन के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा जाता है, परासरण। जल का जो परासरण होता है, जल की उच्च सांद्रता से, जल की उच्च सांद्रता से जल की निम्न सांद्रता की ओर परासरण होता है। जहां पर जल की कम मात्रा है उधर की तरफ जल का गमन होगा, जल उस तरफ जाएगा। तो जल की उच्च सांद्रता से जल की निम्न सांद्रता की ओर जल का परिवहन, आवागमन होता है और यह क्रिया होती है परासरण क्रिया द्वारा। नोट कीजिए बच्चों। चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये चयन करती है पदार्थों का कि कौन सा पदार्थ आएगा और कौन सा नहीं आएगा। गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण विधि द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है कोशिका झिल्ली से
और ऑक्सीजन गैस कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका में प्रवेश करती है। जो सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन मीन्स लिपिड्स प्लस प्रोटीन। इसी प्रकार से जल का भी आदान प्रदान होता है, यानी कि जल भी कोशिका से अंदर और बाहर जाता है, और यह विधि होती है परासरण विधि। जल का आदान प्रदान होता है परासरण विधि द्वारा जल की उच्च सांद्रता से जल की निम्न सांद्रता की ओर। तो हम इन्हीं को पॉइंट्स बनाकर लिख लेते हैं बच्चों। कोशिका झिल्ली से गैसों, ब्रैकेट में लिख सकते हैं CO2 व O2 का आदान प्रदान विसरण विधि, विसरण द्वारा होता है। पदार्थों का आवागमन, पदार्थों का आवागमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक झिल्ली है जो पदार्थों के आवागमन का चयन करती है कि कौन से पदार्थ आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक झिल्ली है जो पदार्थों के आवागमन का चयन करती है। जल के अणु का आवागमन परासरण विधि द्वारा होता है। नोट कीजिए। जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। परासरण विधि है और जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं।
तो अब किस तरीके से पदार्थों का या जल का अंदर और बाहर जाएंगे कोशिका झिल्ली के, कैसे इनका परिवहन होगा, कैसे इनकी गति होगी, इसके बारे में बताएंगे हम। देखिए बच्चों, अगर हम एक घोल बनाएं, पहले तो हम एक पानी लेते हैं, ये पानी है बिल्कुल, इसके बाद हम इसमें चीनी मिलाएं। पानी में क्या मिलाएं? चीनी। और चीनी इतनी मिलाएं कि बस इसमें मिल जाए, ठीक है, कि मतलब चीनी की जो क्वांटिटी आ सकती है उतनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितना घोल सकता है पानी के अंदर घुल सकती है, उतनी हमने क्वांटिटी मिला ली। एक कंडीशन ये करें कि इसको किसी भी तरीके से चीनी को बहुत ज्यादा मात्रा में मिला लें, हम गरम करके या किसी भी तरीके से हम चीनी को चाशनी बना ले यानी कि। और एक तरीका ये करें कि जितनी चीनी आनी चाहिए उससे कम मात्रा में चीनी रहे। हम इसको अदर कलर से दिखाते हैं आपको। यहां पर चीनी के अणु इतने आ सकते हैं कि जितने पानी घोल सकता है। यहां पर चीनी के अणु जितना घोल सकता है उससे कम है, और यहां पर जितना घोल सकता है उससे बहुत बहुत ज्यादा है। तो जब एक निश्चित मात्रा होती है जितनी वो घोल सकती है, जितना ही घुल रहा है, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं संतृप्त विलयन। और जितना घुलना चाहिए उससे कम घुले तो होते हैं असंतृप्त विलयन। और जितना घुलना चाहिए उससे भी ज्यादा घोले तो वो होते हैं अति संतृप्त विलयन। तो विलयन मतलब घोलने के हिसाब से विलय की कितनी मात्रा घुल सकती है उसके हिसाब से 3 प्रकार के हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। यहां पर हमने चीनी ली और पानी लिया, और क्या बना? मीठा पानी, चीनी का पानी। देखिए बच्चों, चीनी जब हम घोलते हैं तो चीनी एक निश्चित मात्रा में घोलते हैं, तो जिसकी मात्रा निश्चित है, जो कम है, वह होता है विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो होता है विलायक, जिसमें घोला जाता है। जिसे घोला जाए, जिसको घोला जाए वो होता है विलेय। जिसे क्या कर रहे हैं हम? घोला जाए। जिसे घोला जाए वो होता है विलेय। और जिसमें घोला जाए, यानी कि पानी में घोलते हैं ना चीनी को, जिसमें घोला जाए वह होता है विलायक। और विलेय और विलायक यानी कि जिसे घोला जा रहा है और जिसमें घोला जा रहा है, दोनों के मिलने से बनता है विलयन। तो विलेय तो वो पदार्थ है जिसे घोला जाता है, और विलायक वो पदार्थ है जिसमें घोला जाता है, और इससे बनता है विलेय, विलयन। तो चीनी तो विलेय है और पानी विलायक है, और इससे बन रहा है मीठा पानी यानी कि विलयन। तो बच्चों, अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।
स्वागत है आपका। तो अभी हम बता रहे थे विलयन के बारे में। विलेय और विलायक इनसे मिलकर बनता है विलयन। विलेय की मात्रा कम है, विलेय की मात्रा कम है तो असंतृप्त, जितनी आवश्यकता है उतनी है तो संतृप्त, और आवश्यकता से अधिक है तो अति संतृप्त। तो देखिए बच्चों, जब विलेय की मात्रा तो क्या है, कम, और विलायक की मात्रा ज्यादा है, तो ये असंतृप्त होता है, और इस असंतृप्त विलयन को बोला जाता है तनु विलयन। तनु विलयन। इसमें क्या होता है, विलेय, विलेय तो होता है कम और विलायक होता है ज्यादा। और अति संतृप्त, अति संतृप्त में वो है जिसमें विलेय बहुत ज्यादा है और विलायक क्या हो गया, कम पड़ गया। और इस विलयन को, इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं हम सांद्र विलयन। जब विलेय यानी कि चीनी तो कम है और पानी क्या है, ज्यादा, तो तनु विलयन। जब चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, चाशनी जैसा बन जाए, और विलायक यानी कि पानी कम पड़ जाए, तो होता है सांद्र विलयन। ये आपको परासरण किस प्रकार से होगा पानी का कोशिका झिल्ली के द्वारा, ये समझाने के लिए सारी बातें आपको बता रही हूं। तो तनु विलयन वो है जिसमें विलेय क्या होता है, कम, और विलायक क्या होता है, ज्यादा। और सांद्र विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय तो क्या होता है, ज्यादा, और विलायक होता है कम। तो हम एक कोशिका लें, किसी की भी कोशिका ले सकते हैं। हम एक कोशिका लें और उस कोशिका को तनु विलयन में रख दें। ये तनु विलयन है, तनु विलयन। और तनु विलयन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्या, कि विलेय तो कम और विलायक ज्यादा। हमने एक कोशिका को, हम कोशिका ले सकते हैं जैसे कि किशमिश। किशमिश देखी होगी, सभी ने खाई भी होगी। तो किशमिश को अगर हम पानी के अंदर रख दें या तनु विलयन में रख दें, किशमिश ऐसे इस तरीके से बिल्कुल सिकुड़ी हुई होती है, और हमने इसे क्या कर दिया, पानी में रख दिया या तनु विलयन में रख दिया। कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि किशमिश फूल जाती है, मोटी हो जाती है फूल के। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, किशमिश। और पहले सिकुड़ी हुई थी बिल्कुल, जब इसको तनु विलयन में रखा तो ये फूल गई। क्यों फूल गई बच्चों, देखिए, जब किशमिश सिकुड़ी हुई है तो यहां पर पानी की मात्रा कम है, पानी नहीं है, कम है। जब इसको तनु विलयन में रखते हैं तो तनु विलयन में पानी की मात्रा क्या है, पानी क्या है, ज्यादा। पानी ज्यादा है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था परासरण। और परासरण में क्या होता है, जल उच्च सांद्रता से कहां जाता है बच्चों, निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर। तो किशमिश में अंदर पानी की मात्रा कम थी या बहुत ही कम थी या नहीं के बराबर थी। जब इसको तनु विलयन में रखते हैं तो तनु विलयन में जल की मात्रा क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा कहां है, बाहर, और कोशिका के अंदर पानी की मात्रा क्या है, कम। तो अब जल कहां जाएगा, किशमिश के अंदर जाएगा, क्योंकि अधिक मात्रा से जल कहां जाता है, कम मात्रा की ओर, इसलिए किशमिश फूल जाती है। तनु विलयन जिसमें किशमिश को रखा था
या कोशिका को रखा था, जो कोशिका फूल गई या जल का प्रवेश या विलायक का प्रवेश उसके अंदर हो गया, तो इस तरीके का विलयन कहलाता है बच्चों अल्प परासरण दाबी, अल्प परासरण दाबी विलयन। यहां पे परासरण दाब नहीं लग पाता, मतलब ज्यादा नहीं रोक पाता, तो पानी अंदर जाता है तो दाब कम होता है, परासरण दाब। और क्या होता है कि जल की सांद्रता बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोशिका में विलायक का क्या हो जाता है, विलायक जाता है। और इस प्रकार का विलयन, इस प्रकार का तनु विलयन क्या कहलाता है, अल्प परासरण दाबी विलयन। तो इसीलिए किशमिश क्या हो गई बच्चों, फूल गई है, किशमिश फूल जाती है, और इस प्रकार का विलयन कहलाता है अल्प परासरण दाबी। तो विलयन के प्रकार बता रहे हैं हम। पहला विलयन हो गया अल्प परासरण दाबी, जिसमें तनु विलयन में कोशिका को रखा जाता है तो विलयन कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि विलयन की सांद्रता बाहर अधिक होती है और अंदर क्या होती है, कम, यानी कि जल अंदर की ओर चला जाता है। जल कहाँ चला जाता है, कोशिका में। जल की सांद्रता बाहर ज्यादा थी तो इसलिए जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने लग जाता है, जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। जब किशमिश के अंदर जल की सांद्रता और बाहर जल की सांद्रता बराबर हो जाती है तो फिर जल का प्रवेश अपने आप रुक जाता है, फिर जल अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो ये हमने आपको बताई कि जब विलयन कैसा है, तनु, अब एक कंडीशन ऐसी आए कि कोशिका के अंदर जल और विलयन के अंदर बाहर जल दोनों की मात्रा बराबर हो। ये हमने एक विलयन लिया और उसमें हमने किसी कोशिका को डाला। कोशिका को डाला तो जल अंदर और बाहर दोनों तरफ कैसा है, बराबर, या विलायक की मात्रा अंदर और बाहर कैसी है, बराबर। तो अंदर और बाहर जो गति होती है जल की वह शुद्ध गति नहीं होती बिल्कुल। तो जहां पर जल का प्रवेश नहीं होता, ना आता है ना जाता है, ऐसे विलयन कहलाते हैं समपरासरणी, समपरासरण दाब विलयन। ना तो इसमें से कोशिका से बाहर जल आता है, ना बाहर से कोशिका के अंदर जल जाता है। अब देखिए बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि आपने एक प्लेट ली और प्लेट में खीरा काटा। खीरा, ककड़ी, टमाटर काटते हो आप, काट के किस में रखा, प्लेट में रखा। अब आपने क्या किया, इस पे नमक छिड़क दिया थोड़ा सा। नमक छिड़कने पर आप क्या देखते हो कि थोड़ी देर में नमक गीला गीला हो जाता है, हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि खीरे का अंदर का पानी बाहर आ जाता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम कोशिका को ऐसे विलयन में रखें, सांद्र विलयन में रखें, कोशिका को सांद्र विलयन जिसमें जल की मात्रा कम है और विलय की मात्रा ज्यादा है, और कोशिका के अंदर जल की मात्रा ज्यादा थी,
थोड़ी देर बाद कोशिका का जल कहाँ आने लग जाएगा, उस सांद्र विलयन में, और कोशिका क्या हो जाएगी बच्चों, सिकुड़ जाएगी। अब कोशिका सिकुड़ गई। क्यों सिकुड़ गई? क्योंकि कोशिका का जल कहाँ आ गया, सांद्र विलयन में आ गया। इस प्रकार के विलयन को कहा जाता है अति परासरण दाबी विलयन। अति परासरण दाबी विलयन, जिसमें क्या हुआ बच्चों कि कोशिका के अंदर का जल भी क्या हुआ बच्चों, बाहर आ गया और कोशिका सिकुड़ गई। कोशिका की झिल्ली सिकुड़ गई और कोशिका की झिल्ली सिकुड़ने के बाद कोशिका के अंदर का जो द्रव्य था वो भी सिकुड़ गया, कुंचित हो गया, संकुचित हो गया। और जब सांद्र विलयन में कोशिका को रखा जाता है तो कोशिका संकुचित हो जाती है, उसका जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है और इसे कहते हैं हम जीव द्रव्य कुंचन। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कुंचन। कि जब कोशिका को सांद्र विलयन में रखा जाता है तो कोशिका झिल्ली सिकुड़ती है, कोशिका की झिल्ली सिकुड़ने के साथ साथ कोशिका का द्रव भी सिकुड़ने लग जाता है और यह क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कुंचन। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को कहते हैं हम जीव द्रव्य कुंचन। तो हम बता सकते हैं कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली के साथ साथ अंदर का द्रव व पदार्थ भी संकुचित हो जाते हैं। इस क्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। संकुचित हो गया जीव द्रव्य भी, अंदर का द्रव्य भी क्या हो गया, संकुचित हो गया, तो इसे हम कहेंगे जीव द्रव्य कुंचन। जैसा कि यहां पर लास्ट में यहां चित्र में दिखाया गया है, देखिए कि यहां पर सांद्र विलयन में रखा तो कोशिका क्या हो गई, संकुचित हो गई, उसका द्रव भी संकुचित हो गया, तो ये था जीव द्रव्य कुंचन, जिसकी परिभाषा हमने यहां लिख दी है कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है, जल की कमी होती है अंदर से, तो कोशिका झिल्ली के साथ साथ अंदर का पदार्थ भी संकुचित हो जाता है और इस क्रिया को कहते हैं हम जीव द्रव्य कुंचन। तो ये अभी बच्चों हम देख रहे थे कोशिका झिल्ली और उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं और कुछ क्रियाएं, जिसमें हमने विसरण, परासरण और जीव द्रव्य कुंचन को देखा। नेक्स्ट अब आती है कि जंतुओं में तो नहीं होती, लेकिन पादपों में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण पाया जाता है
और इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जो क्या करती है, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, उसको आकार प्रदान करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेल वॉल। कोशिका है, पादपों के अंदर ही पाई जाती है। फर्स्ट बात तो ये है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ये सेल्यूलोज एक पदार्थ है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। जो कि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कोशिका भित्ति कोशिका को संरचनात्मक, मतलब वो इधर उधर फैल नहीं सकती, घूम नहीं सकती, तो क्या कहेंगे हम, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। तो ये सेल वॉल है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली के बाहर होगी, सबसे बाहरी आवरण बनाएगी जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई है। और सेल्यूलोज कैसा है, एक जटिल पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। तो ये सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में आपको बताया। और कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है, पादपों में। और ये क्या करती है, पादपों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। एक छोटी सी बात आपको बताती हूं, हल्की सी, टाइम बहुत कम है लेकिन फिर भी मुझे वो बताना जरूरी है आपको। देखिए अमीबा मैंने आपको बताया था एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका का बना होता है, एक ही कोशिका होती है। इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वह बहुत लचीली होती है और ये क्या करता है कि अपने आकार को खाने के हिसाब से चेंज कर लेता है। जैसे कोई भोजन का आता है तो इस तरीके से भोजन को पकड़ता है और पकड़कर फिर क्या करता है कि ये भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है अमीबा। कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण, झिल्ली भित्ति नहीं होती, झिल्ली के लचीलेपन के कारण। और इस प्रकार से अमीबा अपना भोजन खाता है तो इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। तो
ये हमारी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में आज आपको समझाया बच्चों। बाकी का नेक्स्ट पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।